आज की सबसे बड़ी और अहम खबर यही है कि साबिक कोर कमांडर पेशावर, साबिक डीजीसी और साबका डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल से गुजरने के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत उनको जो है वो 4 इल्जामात साबित होने की बुनियाद पर उनको 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। ये सजा सुनाने के बाद जनरल फैज हमीद जो है वो बिल्कुल बेफैज हो गए हैं। उनके ऊपर इल्जाम था कि वो सियासी सरगर्मियों में मुलवस रहे हैं। उनके ऊपर ये भी इल्जाम था कि उन्होंने जो है वो ऑफिशियल सिगरेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। उनके ऊपर ये भी इल्जाम था कि उन्होंने अपने ओहदे पर, अपने मनसब पर रहते हुए अपने इख्तियारात और अपने वसाइल का नाजायज इस्तेमाल किया है। उनके ऊपर ये भी इल्जाम था कि उनकी ज़ात से, उनकी वजह से कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा है। ये 4 इल्जामात उनके ऊपर लगे। 12 अगस्त 2024 को जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार किया गया। 15 माह कानूनी ट्रायल होने के दौरान उनको मुकम्मल तौर पर लीगल टीम की जो हमायत है वो बिल्कुल हासिल रही। वो अपने दिफा को, उनको भरपूर जो है वो उनको हक दिया गया कि वो अपने दिफा कर सकें। जो इनके ऊपर इल्जामात लगे हैं उनको झूठा साबित करने के लिए वो ये कोर्ट्स में जो कोर्ट मार्शल है उनका, उसमें वो बताएं जाकर कि ऊपर जो इल्जामात लगे हैं वो बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। लेकिन तमाम इल्जामात वक्त के साथ साथ और अब जो गवाहान उनकी तरफ पेश होते रहे, जो उनकी तरफ से गवाहियां मिली, वो उन इल्जामात को झूठा साबित करने में बिल्कुल नाकाम हुए, जिस वजह से उनको जो है वो इदारे के अंदर जो उनकी हायरार्की है कोर्ट मार्शल की, उसके लिए उनको फिर सजावार साबित कर दिया गया, उनको कसूरवार साबित किया गया कि जितने इल्जामात जनरल फैज हमीद के ऊपर लगे हैं वो बिल्कुल सच हैं, बिल्कुल दुरुस्त हैं। लेकिन इन इल्जामात के अलावा 9 मई के जो केसेस हैं या 9 मई की जो सहूलतकारी है, इस तरह के जो दीगर केसेस हैं उनका इन केसेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो इंसबाती कार्रवाई है वो इदारा उसको बाद में देखेगा। लेकिन ISPR के एलामिया के मुताबिक जिन इल्जामात की बुनियाद पर उनको 14 साल कैद बामुशक्कत दी गई है वो चारों इल्जामात ये साबित हो गए हैं। इसके अलावा ये भी इल्ज़ाम है उनके ऊपर कि यानी कि जो आपको याद होगा जो सियासी इंतकाम वो अपने दौर में जब वो DGISI बने उससे पहले आपको याद है कि आज के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल और चीफ डिफेंस फोर्सेस जनाब जो है वो हाफिज आसम मुनीर, सैयद आसम मुनीर, वो उस वक्त DGISI थे। लेकिन उनके ओहदे के ऊपर उनको जब इमरान खान उस वक्त के वजीर आज़म ने उनको हटाया तो उनकी जगह के ऊपर जो है वो फैज हमीद को लेकर आए। और जनरल फैज हमीद से जो काम करवाए जाते रहे, जो होते रहे, जो सियासी वफादारियां बदली जाती रही, जो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा सियासतदानों को, जो केसेस चलते रहे, उनके ऊपर एक टाउन का भी केस है जिसको टॉप सिटी कहते हैं, या लोगों को हरासा करने का, लोगों को तकलीफ देने का, तंग करने का, अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने का ये इल्जामात हैं। लेकिन इन इल्जामात जो उनके ऊपर साबित हुए हैं कोर्ट मार्शल के दौरान, उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशरी था वो इकलौता इमरान खान था। वो किस लिए था? आपको याद होगा कि उस वक्त जितनी कानून साजी होती थी उसमें कहा जाता था कि मेंबरान असम्बली जो है वहां पर जो आके जनरल फैज हमीद के जो नुमाइंदे बैठते हैं वो उनकी हाजिरी लगाते हैं, और जब बजट पास करवाना होता है या कोई भी कानून साजी करनी होती है, उस कानून साजी की जो तादाद है, मुतलका तादाद, उसको पूरा करने के लिए जनरल फैज हमीद इमरान खान का साथ देते थे और बजट मंजूर होने भी उनका साथ देते थे। आपको याद होगा कि साबिक वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने बारहा अपनी तकारीर में ये बात कही कि हमारी जमात को जो हरासा किया जा रहा है, जो उनके ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं, जो हमारे लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो उनकी वफादारियां तब्दील की जा रही है, उनके पीछे जनरल फैज खड़े हैं। आपको ये नाम आपने बार बार सुना भी होगा। आपको ये भी याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज शौकत सदीकी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वहाँ की जो एडिटोरियम है, वहाँ के जो वकला हैं हाई कोर्ट के, उनसे खिताब कर रहे थे बार रूम में। तो खिताब करते हुए शौकत सदीकी ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि जनरल फैज हमीद हमारे काम में मुदाखलत करते हैं, अपने मर्जी के केसेस अपने मर्जी के जजों के पास लगवाना चाहते हैं और उनसे अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं, जिसमें उस वक्त की जो सुप्रीम हायरार्की है कोर्ट्स की, वो जनरल फैज और इमरान खान तीनों आपस में मिलकर इस सारे सिस्टम को, सारे निज़ाम को दागदार कर रहे थे। वहाँ पर सियासत थी या माशियात थी या फिर इंसाफ का कत्लेआम था या फिर लोगों को हरासा करना था, उनके मसाइल को बढ़ाना था। ये इल्ज़ामात आपने खुद भी देखे और वक्त ने खुद भी इनको साबित किया जाता रहा है। अब इसके अलावा सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की अस्करी तारीख में किसी बहुत बड़े एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के ऊपर जो DGISI रहे हैं उनके ऊपर अगर केसेस बने हैं और एक शफाफ तरीके से और समझ लें कि बड़ी स्पीड के साथ और बड़ी शफाफ अंदाज में अगर अफवाज पाकिस्तान ने कोर्ट मार्शल करके खुद एहतसाबी का जो निज़ाम है उसको वज़ा कर दिया है कि कोई ऐसा शख्स जो चाहे कितना बड़ा ताकतवर हो, अगर उसके खिलाफ कोई इल्ज़ाम है, अगर वो साबित होता है
تو وہ کسی صورت بچ نہیں پائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر 15 مہینوں کے اندر اندر اپنے ادارے کے سب سے طاقتور آدمی کے خلاف کیس بنا کر اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے تو پھر یہ سپریم کورٹ اور جو اپیلیٹ فورم ہے کورٹس کے ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ 9 مئی کے کیسز جن کو تیسرا سال چل رہا ہے ان کے اوپر جو بھی لوگ جن کے اوپر وہ الزامات ہیں جو لوگ 9 مئی کے کیسز میں ملوث ہیں ان کے خلاف وقت کے اوپر فیصلہ آنا اب یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور یہ انصاف یہی تقاضا کرتا ہے. ملک کا آئین قانون اور انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ فی الفور 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ کیا جائے, چاہے اس میں کوئی بانی پیٹی شامل ہے یا اس کی کوئی جماعت کے لوگ اس میں شامل ہیں. لہذا یہ وقت کا فیصلہ ہونا وقت کے اوپر یہ بہت لازم ہے کیونکہ ادارے نے اپنے ہی جو بہت بڑے آفیسر کے خلاف اگر یہ مثال قائم کی ہے جس کو انصاف کے اوپر مبنی ایک اعلیٰ مثال کہا جا سکتا ہے کہ طاقتور حلقوں نے یہ فیصلہ کر کے کورٹ مارشل کر کے یہ اگر قصوروار ٹھہرا کر جو کہ وہ اپنے دفاع میں ثابت نہیں کر سکے تو اگر ثابت ہوا ہے تو ان کو سزا ہوئی ہے. تو لہٰذا اب یہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کو بھی یہ دیکھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ اگر کسی کے خلاف ایسے کیسز موجود ہیں ان کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے. اور آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, بانی پیچھے کو کہنا چاہوں گا کہ آپ تو کسی کے دوست نہیں ہیں, آپ تو کسی کے سگے نہیں ہیں. آپ کی زبان سے آج تک جنرل فیض متعلق ایک لفظ نہیں لکھ رہا. جنرل فیض نے آپ کی پوری پارلیمنٹ کو چلایا, آپ کے پورے نظام کو چلایا اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں تک کہ یعنی کہ سینٹ کے الیکشن میں بھی 64 ووٹ تھے حاصل پوزیشن کے پاس اپوزیشن کے بعد, اور جب وہ اراکین کھڑے ہوئے تھے 64 تھے, بیٹھ کے تو وہ 45 رہ گئے تھے. صادق سنجرانی کو پھر 50 ووٹ ملے اور 45 ان کو ملے حاصل پوزیشن کو اور 5 ووٹ مسترد ہو گئے تھے. لہذا یہ بات ثابت کرتی ہے کہ آپ کس قدر جو ہیں اپنی ذات کے اپنے سرکل کے گرد گھومتے ہیں اور کتنے مفاد پرست آدمی ہیں. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں عمران خان صاحب, اگر بہت بڑے ادارے کا بہت بڑا افیسر جو کہ ISI کا سربراہ رہا اگر وہ نہیں بچ سکا ہے تو جو الزامات آپ کے اوپر لگے ہیں, چاہے وہ ریاست مخالف الزامات ہیں, چاہے وہ آئینی اور قانونی الزامات ہیں, چاہے افواج پاکستان کی تنصیبات پر حملے کرنے کا الزام ہے, چاہے آپ کے اوپر کوئی دیگر الزامات ہیں, آپ بھی ان الزامات سے نہیں بچ سکیں گے. آپ بھی ضرور قصوروار ٹھہریں گے اور آپ کو بھی سزا ہونا ٹھہر گیا ہے. آپ کی سزا ہونے سے ملک کے نظام انصاف میں برتری آئے گی, ملک کا جو انصاف کا نظام ہے وہ اس سے زیادہ مضبوط ہوگا.